बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम पढ़ेंगे पीडीएच कॉम्प्लेक्स। अब ये तीसरे साइकिल के फर्स्ट पार्ट की वीडियो है। तो ये हमारे पास क्यों ज़रूरी है कि ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास एंड हुआ था पायरोवेट पे, ठीक हो गया। और जो हमारे पास तीसरे साइकिल है ना, वो शुरू होता है हमारे पास एसिटाइल को ए से। तो पायरोवेट का एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होना जो है ना, ये हमारे पास होता है एंजाइम के कॉम्प्लेक्स से, जो कि हमारे पास होता है पीडीएच कॉम्प्लेक्स। क्या है पीडीएच का मतलब? इसका मतलब होता है पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक हो गया। ये हमारे पास एक सिंगल एंजाइम नहीं है, बल्कि कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एंजाइम्स है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। अब इससे क्या होता है, ड्यूरिंग कन्वर्जन हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड है, ये हमारे पास 2 कार्बन कंपाउंड है। तो एक तो हमारे पास CO2 यहाँ से निकल जाएगा बाहर, ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास डीहाइड्रोजिनेज है। तो डीहाइड्रोजिनेशन का क्या मतलब होता है कि NAD जो है ना, वो हमारे पास आएगा और इसको इसको ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा और NADH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। ये हमारे पास हो गया। अब इसके अंदर को ए ऐड होना होता है, ठीक हो गया। वो को ए ना बेसिकली पीडीएच से ही आ रहा होता है, तो लेकिन हम इसको फिलहाल सिंपली पुट करने के लिए लिख देते हैं को ए भी इसके अंदर ऐड हो रहा है, ठीक हो गया। अब पीडीएच कॉम्प्लेक्स हमारे पास होता है। अब पीडीएच कॉम्प्लेक्स जो है ना, इसको हम देखते हैं आगे। पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो है हमारे पास 3 एंजाइम से बन के बना होता है, जिसको कहते हैं E1, E2 एंड E3। अब जो E1 है ना, इसका नाम हमारे पास क्या होता है? पायरोवेट डी कार्बोक्सिलेज। और इसी एंजाइम को E1 को ही बेसिकली फिर हम कहते हैं कह सकते हैं, मतलब हम इसका जो ओरिजिनल नेम है कॉम्प्लेक्स का, पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज, इसी का दूसरा नाम हम समटाइम्स कह सकते हैं इसे। E2 जो है ना, इसका नाम हमारे पास होता है डाई हाइड्रोलाइपोइल ट्रांस एसेंटाइलेज। ये मुश्किल है, इसको सिर्फ रट्टा मार सकते हैं, कोई इसको याद करने का वो तरीका नहीं है। इसको 2-3 बार रट्टा मारेंगे, लिखेंगे तो याद हो जाता है। तीसरा जो है वो हमारे पास है अच्छा जो थर्ड है ना, जो हमारे पास E3, उसका नाम हमारे पास है डाई हाइड्रोलाइपोइल डीहाइड्रोजिनेज, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास तीनों के तीनों हो गए। अब हमने पढ़ने इनके आगे कोएंजाइम कौन कौन से हैं। हर एक जो है ना E1, E2, E3 इनके डिफरेंट कोएंजाइम है। तो जो E1 का कोएंजाइम है ना, उसका वो हमारे पास कौन कौन से हैं, उनका नाम हमारे पास है सबसे पहले तो TPP, थायमीन पायरोफॉस्फेट। ये मैंने पहले बताया था कि जितने भी हमारे पास है ना डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, उन सब के लिए जो कोएंजाइम रिक्वायर्ड होता है वो हमारे पास रिक्वायर्ड होता है थायमीन पायरोफॉस्फेट। और जितने भी हमारे पास कार्बोक्सिलेज एंजाइम है ना, उनके लिए हमारे पास जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है वो हमारे पास होता है बायोटिन। तो ये हमारे पास हो गया थायमीन पायरोफॉस्फेट। इसके अलावा E2 जो है ना, इसके लिए हमारे पास जो एंजाइम रिक्वायर्ड है वो हमारे पास है लाइपोइक एसिड और कोए। ये जो कोए हमने ऐड किया ना, ये बेसिकली E2 से साथ अटैच होता है, जो कि हमारे पास फिर रिएक्शन के जरिए से हमारे पास इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है पायरोवेट से एसिटाइल कोए बनाने के अंदर। जो थर्ड है ना हमारे पास E3, इसके लिए जो हमें चाहिए होता है वो हमारे पास चाहिए होता है FAD एंड NAD, ठीक हो गया। और इसके अंदर जो हमारे पास बेसिकली प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोएंजाइम के तौर पे एक्ट करते हैं ना, वो हमारे पास होते हैं FAD, लाइपोइक एसिड एंड TPP। बिकॉज जो को ए हमारे पास है कोएंजाइम ए एंड NAD ये हमारे पास यूटिलाइज हो रहे हैं रिएक्शन के अंदर, यानी कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट जरूर है, बट इनको हम एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं यूज़ कर सकते, कि मतलब कह नहीं सकते इनको। तो ये हमारे पास हो गया ये सारी। अब यहाँ पे एक और चीज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट है, वो हमारे पास है आर्सेनिक पॉइजनिंग। अब ये क्या है आर्सेनिक पॉइजनिंग? इसके अंदर हमने याद होगा अगर आप लोगों को, तो ग्लाइकोलाइसिस में मैंने बताया था कि आर्सेनेट जो है हमारे पास क्या करता है, ये फॉस्फेट के साथ कम्पीट करता है और हमारे पास G3P को डायरेक्ट कन्वर्ट करवाता है हमारे पास 3-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, और दरमियान में हमारे पास 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट नहीं बनता, जिससे हमारे पास जो है ना ATP और NAD जो है बाईपास हो जाते हैं। दूसरा इसका काम ये होता है कि ये हमारे पास ना जो लाइपोइक एसिड है ना, उसके थायोल
थायोल ग्रुप होता है उसके साथ ना ये हमारे पास स्टेबल बॉन्ड बना लेता है, SH वाला जो ग्रुप होता है ना उसके साथ ये स्टेबल बॉन्ड बना लेता है, जिससे क्या होता है कि जब ये स्टेबल एक बॉन्ड बना लेता है इसके साथ, तो हमारे पास ये जो थायोल लाइपोइक एसिड है ये प्रॉपरली हमारे पास अवेलेबल नहीं होता E2 के पास अपना प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, जिसकी वजह से हमारे पास PDH जो है ना वो हमारे पास इनएक्टिव हो जाता है। ये जब इनएक्टिव होता है तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है, ऑब्वियसली हमारे पास जो वो सही तरह से वो स्टाइल को नहीं बन सकता और TC साइकिल रुक जाता है तो हमारी एनर्जी प्रोडक्शन जो वो रुक जाती है। तो इसका एक बहुत सॉलिड इम्पैक्ट होता है ये आर्सेनेट पॉइजनिंग का, ठीक है, हमारे पास एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो टोटली रुक जाती है। इसके अलावा जो है ना हमारे पास ये क्योंकि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स पे एक्ट करता है ना, तो इस PDH कॉम्प्लेक्स के अलावा आर्सेनेट पॉइजनिंग जो है वो कौन से कॉम्प्लेक्स पे एक्ट करते हैं, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक हो गया, एक इस कॉम्प्लेक्स पे भी एक्ट करता है। और एक और कॉम्प्लेक्स होता है ब्रांच्ड चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, इस पे भी एक्ट करता है। और ब्रांच ने इस वजह से कि हमारे पास जो ये जो है ना मतलब PDH कॉम्प्लेक्स और जो अल्फा कीटो ये जो हमारे पास पायरोवेट है ना बेसिकली ये भी एक अल्फा कीटो एसिड है, ठीक हो गया। और जो हमारे पास अल्फा कीटो ग्लूटारेट है ये भी हमारे पास अल्फा कीटो एसिड है, ये दोनों हमारे पास अल्फा कीटो एसिड्स हैं। तो ये जो है ना हमारे पास ये तो हमारे पास इन दोनों के लिए हमारे पास अलग अलग हो गया, और जो ये और स्ट्रेट चेन होते हैं जो ब्रांच चेन होते हैं ना उनके लिए फिर हमारे पास है अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक हो गया, ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। और इसको भी हमारे पास आर्सेनेट पॉइजनिंग जो आर्सेनिक पॉइजनिंग जो इफेक्ट करते हैं, ये हमारे पास हो गया। अब हम आगे पढ़ते हैं इसके रेगुलेशन को। अब हम पढ़ेंगे कि ये रेगुलेट कैसे होता है। तो जो PDH कॉम्प्लेक्स है ना ये हमारे पास ना रेगुलेट होता है फॉस्फोरिलेशन और डीफॉस्फोरिलेशन से, सेम जिस तरह हमारे पास पायरोवेट काइनेज हुआ था या फिर हमारे पास फॉस्फोरूटो काइनेज 2 हुआ था। लेकिन ना इसमें एक डिफरेंस है, उसके अंदर जो हमारे पास फॉस्फोरिलेशन कॉज हो रही थी वो हमारे पास CMP जो सिस्टम है ना उसके जरिए से हो रही थी हमारे पास, कि जिसके अंदर एडेनाइन साइक्लेज एक्टिवेट होता है, प्रोटीन काइनेज A जो कि ग्लूकागॉन के बेसिकली अंडर कंट्रोल में होता है। लेकिन यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है ना ये इस तरह नहीं होता। वैसे इसका प्रोसेस सेम है कि जब हमारे पास ये फॉस्फोरिलेटेड होता है ना तो ये हमारे पास इनएक्टिव होता है, और जब ये हमारे पास डीफॉस्फोरिलेटेड होता है तो ये हमारे पास एक्टिव होता है, ठीक हो गया। लेकिन इसका जो फॉस्फोरिलेशन और डीफॉस्फोरिलेशन है वो हमारे पास कॉज करवा रहा होता है एक और एंजाइम जिसे कहते हैं PDH काइनेज, जो कि इसको फॉस्फोराइलेट करवा के इनएक्टिव करवा रहा होता है, और PDH फॉस्फेटेज ये से क्या करवा रहा होता है इस कॉम्प्लेक्स को डीफॉस्फोराइलेट करवा के एक्टिव करवा रहा होता है, ठीक हो गया। और एक और बात यहाँ पे जानने वाली है कि जो कंट्रोल हो रहा है ना हमारे पास सारा मैकेनिज्म ये मतलब E1 पे हो रहा है, यानी हम E1 को कंट्रोल कर रहे हैं। ये सारी फॉस्फोराइलेशन करके इनएक्टिवेट करना और एक्टिवेट करना ये E1 को हो रहा है। और क्योंकि E1 इज द फर्स्ट एंजाइम, जब E1 ही नहीं वो इनहिबिट हो जाएगा तो बाकी एंजाइम तो ऑटोमेटिकली हमारे पास स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने इसके E1 के प्रोडक्ट से आगे काम करना होता है। तो ये E1 को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब PDH काइनेज को कौन हमारे पास एक्टिवेट करते हैं, इसको जो हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक देता है ना वो हमारे पास देता है एसिटाइल CoA। एसिटाइल CoA जब ज़्यादा होता है ना हमारे पास तो वो कह रहा होता है कि यार मैं पहले ही ज़्यादा हूँ, ये इसको PDH काइनेज को कहता है कि PDH कॉम्प्लेक्स को रुकवाओ किसी तरह ताकि मेरी प्रोडक्शन कम हो, मैं पहले खुद को मैं पहले इतना ज़्यादा यूटिलाइज हूँ तो तुम्हारी आगे जरूरत पड़ेगी मुझे और बनाने की, अभी मैं खुद इतना ज़्यादा हूँ। तो ये PDH कॉम्प्लेक्स काइनेज को कहता है कि यार PDH कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट कराओ, ठीक हो गया। और दूसरा हमारे पास जो है ना इसको जो इनहिबिट करवाता है वो हमारे पास होता है वही हाई वो एनर्जी सिग्नल ATP और NADH, ठीक हो गया। ये हमारे पास इसको करवा रहे होते हैं, इसको पॉजिटिव फीडबैक करा रहे होते हैं और PDH का इनहिबिट। और PDH काइनेज को जो नेगेटिव फीडबैक देता है ना वो हमारे पास देता है पायरोवेट। सो इनडायरेक्टली पायरोवेट जो है वो PDH कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट करवाते हैं और अपनी मतलब वो जब ज़्यादा हो रहा होगा तो ऑब्वियसली पायरोवेट चाहेगा ना कि मैं स्टाइल को मैं आगे कन्वर्ट हूँ, उसका स्टोर ज़्यादा हो रहा है, तो इस वजह से वो हमारे पास इसको इनहिबिट करवाएगा PDH काइनेज को, जिसकी वजह से हमारे पास PDH कॉम्प्लेक्स जो है ना वो हमारे पास एक्टिवेट होकर कन्वर्जन क्रॉस करवाना शुरू कर देगा, क्योंकि इसकी फॉस्फोरिलेशन नहीं होगी। PDH फॉस्फेटेज को जो एक्टिवेट करता है ना वो सिर्फ करते हैं कैल्शियम, और ये हमारे पास कहाँ पे करता है, या जो हमारे पास स्केलेटल मसल्स हैं उनके अंदर हमारे पास इसका बेसिक रोल होता है
बिकॉज उनके अंदर हमें रैपिड एनर्जी की ज़रूरत होती है कभी भी। तो पीडीएच को इसको ताकि हमारे पास एक तो होता है ना, अगर ये बंद हो जाए तो नॉर्मली भी हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता ये डिफॉस्फोरेट होकर हो जाएगा, लेकिन इसको जो मेजर स्टिमुलस मिलता है ना कि जल्दी से, ताकि ये डिफॉस्फोरेट होकर जल्दी से हमारे पास ग्लाइकोलिसिस और आगे प्रोसेस करवा सके, क्योंकि मसल्स में हमें पता है कि हमें रैपिड एनर्जी चाहिए होती है। तो उस वजह से हमारे पास जो है ना वो कैल्शियम से एक्टिवेट होता है, कैल्शियम क्योंकि ज़्यादा मसल में होता है, तो मसल में हमारे पास ये पीडीएच फॉस्फेटेज की मेन एक्टिविटी होती है, जो कि हमारे पास पीडीएच कॉम्प्लेक्स को एक्टिव करवा रहा होता है। तो ये हमारे पास होगी इसकी रेगुलेशन भी। अब इसके अलावा हमारे पास जो है ना, बस लास्ट में एक चीज़ बची है कि इसके हमारे पास क्लिनिकल क्या इंपॉर्टेंस है पीडीएच कॉम्प्लेक्स की, क्लिनिकल्स इसके क्या है। इसमें जो हमारे पास सबसे पहला क्लिनिकल है ना, वो हमारे पास है कोजेनिटल लैक्टिक एसिडोसिस। इसके अंदर क्या होता है हमारे पास कि ना, हमारे पास ये होता है कि जो अल्फा सब यूनिट होता है ना किसका, E1 टेट्रामर का, उसका जो जीन है ना वो हमारे पास वो हो जाता है सही तरह प्रोड्यूस बन नहीं पाता, एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से हमारे पास ये अल्फा सब यूनिट जो है वो जीन जो है वो म्यूटेटेड है, जिसकी वजह से अल्फा सब यूनिट जो है वो बन नहीं पाता, वो एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से E1 सही तरह काम नहीं कर रहा होता। तो इससे क्या होता है हमारे पास, जब ये कहीं तरह काम नहीं कर रहा होता तो पायरोवेट हमारे पास जो है वो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट नहीं होगा, तो हमारे पास पायरोवेट अक्यूमुलेट हो जाएगा। जब पायरोवेट अक्यूमुलेट होगा तो ऑब्वियसली सबसे क्या इसका नतीजा होगा कि पायरोवेट जो है वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टेट के अंदर। क्यों, वही वाली बात, क्योंकि एनएडीएच हमारे पास जो है वो एनएडी जो है वो हमारे पास लिमिटेड होते हैं बॉडी के अंदर। तो जब एनएडीएच कंटिन्यूसली बनते नहीं ग्लाइकोलिसिस में, तो ग्लाइकोलिसिस रुक जाएगी, उसको कंटिन्यूस रखने के लिए हमारे पास एनएडी जो है वो एनएडीएच में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये बात नहीं समझ आ रही तो पहले ग्लाइकोलिसिस देखेंगे तो समझ आएगा, वरना ये समझ नहीं आने वाला। अच्छा आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है कि इस वजह से हमारे पास ये हो गया। अब हमारे पास जो इसका दूसरा हमारे पास क्लिनिकल है ना, वो हमारे पास है ली डिजीज, ली सिंड्रोम सॉरी। इसके अंदर क्या होता है हमारे पास कि माइटोकॉन्ड्रियल जो है ना हमारे पास एटीपी प्रोडक्शन, वो हमारे पास कम हो जाएगी। वो क्यों कम हो जाएगी, बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इन द जीन ऑफ पीडीएच कॉम्प्लेक्स के जीन की म्यूटेशन होगी, या हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्स की, या हमारे पास उसकी एटीपी सिंथेस, इन तीनों में से किसी की भी हमारे पास म्यूटेशन हो गई ना, तो इससे हमारे पास जो है वो ली सिंड्रोम हो जाए। और इसका दूसरा नाम हमारे पास क्या है, इसका दूसरा नाम है सब एक्यूट, इसका दूसरा नाम हमारे पास आता है सब एक्यूट नेक्रोटिक एंसिफेलोमायोपैथी। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसका दूसरा नाम है एक्यूट सब एक्यूट नेक्रोटिक एंसिफेलोमायोपैथी। अब इसमें हमारे पास जो है ना, ये इसका हमारे पास हो गया। इससे हमारे पास क्या होता है कि ना, इसमें जो म्यूटेशन है ना जीन की, वो हमारे पास, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास हमारे पास अपना पता है कि हमारे पास अपना डीएनए भी होता है, तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अपने डीएनए की म्यूटेशन भी हो सकती है, माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए, या साथ हमारे पास न्यूक्लियस के डीएनए जो है ना वो भी हमारे पास म्यूटेटेड हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ना ये सही तरह एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। ठीक हो गया। एक और हमारे पास है क्लिनिकल, जिसको हम कहते हैं वर्निकी कोर्साकॉफ सिंड्रोम। कोर्साकॉफ, इसके अंदर क्या होता है हमारे पास थायामीन जो है ना उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। और ये क्यों होती है, बेसिकली ये हमारे पास जो है ना अल्कोहल अब्यूज में होती है। अल्कोहलिज्म जो करते हैं ना, जो अल्कोहल पीते हैं ज़्यादा, उनके अंदर हमारे पास जो है ना थायामीन बॉडी से रिमूव होती रहती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ना थायामीन डेफिशिएंसी से हमारे पास ये हो जाता है। क्यों, बिकॉज थायामीन हमने पढ़ा था एक इंपॉर्टेंट कोएंजाइम है E1 के लिए। जब थायामीन नहीं होगा तो E1 हमारे पास इतना काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ना ये प्रॉब्लम होगा। ठीक हो गया। अब ये सारे प्रॉब्लम जो है ना, इनके हमारे पास क्लिनिकल साइन क्या है, यानी सिम्टम क्या है, इन सब में हमने ना सिर्फ एक कॉमन बात लिखनी है कि हमारे पास ब्रेन डैमेज होगा। इनमें से कोई भी आ जाए, कोई भी हमारे पास जो चीज़ हमारे पास पायरोवेट की उसको करेगी ना, यानी टीसी साइकिल को इफेक्ट करे, पायरोवेट को आगे इफेक्ट करे, यानी पायरोवेट के बाद उसका इम्पैक्ट सेम होगा कि हमारे पास ब्रेन डैमेज होगा। उसके बाद हमारे पास होगी न्यूरोपैथी, मसल स्पेस्टिसिटी। ठीक हो गया। अब ये तीनों क्या है, बिकॉज हमारे पास जब ये इनएक्टिव होगा तो हमारे पास क्या होगा, लैक्टेट हमारे पास ज़्यादा हो गया।
अब लैक्टेट हमारे पास ज़्यादा हो गया, एसिडोसिस होगी, लैक्टिक एसिडोसिस होगी, और ये हमारे पास डैमेज करेगा ब्रेन को। क्यों? एक तो नेचुरल वैसे डैमेज करेगा पीएच की चेंज की वजह से, दूसरा इसकी मेन डैमेज की कॉज ये है कि हमारे पास ब्रेन को चाहिए ग्लूकोज होता है, ठीक हो गया। अब ग्लूकोज से आगे जो प्रोसेस होते हैं उन्होंने ही इसको यानी टी साइकिल और बाकी उन्होंने ही इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है, इसके पास और कोई सोर्स नहीं होता। तो जब हमारे पास कोई भी एंजाइम टीसी साइकिल का या हमारे पास इनका टीसी साइकिल का कोई भी या हमारे पास पीडीएच कॉम्प्लेक्स के कोई भी एंजाइम जब हमारे पास इफेक्ट होता है ना, या हमारे पास इसको सही तरह से हमारे पास जीन की म्यूटेशन हो जाती है, तो उससे हमारे पास जो फॉरन इम्पैक्ट पड़ता है वो ब्रेन डैमेज होता है, क्योंकि हमारे पास ब्रेन को चाहिए ही इसी से एनर्जी सोर्स मिल रही होती है सारी की सारी एटीपी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह से, ये और किसी भी मैकेनिज्म पे डिपेंड नहीं करता। तो ये थे सारा हमारे पास पीडीएच कॉम्प्लेक्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।